भुवन और बाकी सभी लड़कियों ने अपनी कोचिंग फिर से शुरू कर दी थी। वैशाली अब बीती बातों को भूलकर फिर से एक नई शुरुआत करने जा रही थी। लेकिन अगर कोई किसी लड़की का इतनी आसानी से पीछा छोड़कर उसे अपनी इच्छा अनुसार जीने दे, तो फिर कोई उन्हें हिंदुस्तानी मर्द कैसे कहेगा। वैशाली के इस तरीके से एकाएक चले जाने को शेखर अपने गले से उतार नहीं पाया था। वो ये भी भूल चुका था कि 3 महीने बाद जो उसकी मेंस की परीक्षा होने वाली है वो उसका अंतिम चांस है। अगर वो इसमें भी पास नहीं हो पाया तो वापस उसे भोपाल लौट जाना होगा। उसके ख्यालों में सिर्फ वैशाली ने ही डेरा जमाया हुआ था। पढ़ाई लिखाई से तो उसका नाता शायद टूट ही गया था। उसने खुद को शराब और सिगरेट में डुबो दिया था। अब वो दिन रात सिर्फ नशे में धुत रहता था। कहते हैं जब नाश मनुष्य पर छाता है तो विवेक पहले मर जाता है। यही हाल इस वक्त शेखर का हो चुका था। इस वक्त शेखर कोचिंग जाने वाले उस रास्ते पर खड़ा हुआ था जिस रास्ते से वैशाली रोजाना कोचिंग जाया करती थी। वो पिछले 15 मिनट से वैशाली के आने का इंतजार कर रहा था। कोई 10 मिनट के बाद जाकर उसके इंतजार की घड़ियां खत्म हुई। वैशाली को देखते ही शेखर के कदम उसकी ओर बढ़ गए। कुछ ही पलों में वो वैशाली के सामने खड़ा था। वैशाली उसे देखकर बिल्कुल भी चौंकी नहीं थी। वो चौंकी थी सिर्फ उसका हाल देखकर। उसके बिखरे हुए बाल और दारू के नशे में लाल आंखें इस वक्त उसे डरा रही थी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वैशाली ने जानते हुए भी सवाल किया। तुम्हारा इंतजार कर रहा था। अगर मुझे इसी तरह से छोड़कर जाना था तो मेरी जिंदगी में आई क्यों थी? शेखर ने उसकी तरफ देखकर बोला। इस बारे में हम उसी दिन बात कर चुके हैं शेखर। अब फिर से वही सब दोहराने का क्या मतलब है? हम यहाँ अपना फ्यूचर बनाने आए थे यार, कि इश्क मोहब्बत रचाने के लिए नहीं आए थे। हम दोनों को ही अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना जरूरी है, बल्कि मुझसे ज्यादा तुम्हें ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि तुम्हारा तो ये आखिरी चांस है यार। वैशाली ने उसे फिर से समझाने वाले अंदाज में कहा। फाड़ में क्या आखिरी चांस? मुझे बस तुम चाहिए। मैं तुम्हें किसी भी कीमत पर नहीं खो सकता। शेखर ने बेसब्र होते हुए वैशाली का हाथ पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वैशाली ने अपने हाथ को शेखर की पहुंच से दूर कर लिया। क्यों? अब मेरा छूना भी तुमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा? शेखर ने घायल स्वर में कहा। मैं फिर से वही गलती नहीं दोहराना चाहती शेखर, इसलिए मेरी जिंदगी से निकल जाओ। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ। ये सब तो तुम्हें मेरी जिंदगी में आने से पहले सोचना चाहिए था ना। शेखर अपने अड़ियल रवैये से टस से मस्त नहीं हो रहा था। हो गई यार एक बार गलती, अब जिंदगी भर तो उसकी सजा नहीं भुगत सकती हूँ ना। इस बार वैशाली ने अपने तेवर बदलते हुए कठोर स्वर में बोला। इतनी आसानी से तुम्हें अपनी जिंदगी से निकलने नहीं दूंगा। शेखर ने भी उसी तेवर के साथ जवाब दिया। एक मिनट रुको यार, आज फैसला हो ही जाए। ये बोलकर वैशाली ने अपने फोन से प्रीति को फोन लगा दिया और शेखर से थोड़ी दूर जाकर उसे सब बताने लगी। प्रीति से बात करने के बाद वैशाली फिर से बेचैनी से चहलकदमी करते हुए शेखर के पास जाकर खड़ी हो गई। किसको बुला रही हो? कोई तीसरा आ गया क्या हमारे बीच में? शेखर ने तंज भरे लहजे में कहा। अगर यही दूसरा तीसरा करना होता ना तो तुम्हें छोड़कर नहीं जाती, लेकिन अब सचमुच मेरी प्राथमिकताएं बदल चुकी है। अभी 15-20 मिनट रुको, तुम्हें खुद पता चल जाएगा कि मैंने किसको बुलाया है। वैशाली ने शेखर की बात का जवाब संयत तरीके से दिया। वैशाली की बात सुनकर शेखर की एक बार फिर से बेचैनी भरी चहलकदमी शुरू हो चुकी थी। कोई 20 मिनट के बाद प्रीति के साथ सुहाना, रंजू और भुवन आते हुए दिखाई दिए। शेखर उन सभी की ओर देखकर बिना कोई प्रतिक्रिया दिए चुपचाप खड़ा रहा। क्या परेशानी हो गई तुम्हें शेखर? लड़की का छोड़कर चला जाना बर्दाश्त नहीं हो रहा है क्या? प्रीति ने आते ही साफ शब्दों और सख्त लहजे में पूछा। इस बात को वही तो समझ सकता है जिसकी जिंदगी में कभी ऐसा हुआ। मुझे तो नहीं लगता कि तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड भी होगा। शेखर ने उल्टा प्रीति पर ही तंज कसा। मुझे कोई शौक नहीं है ऐसे चुतियापे करने का, लेकिन हमारी जैसी कई लड़कियां जो अपने घर से दूर आकर थोड़ा सा आजाद महसूस करती है ना, वो कई बार भटक जाती हैं और तुम्हारे जैसे चिपकू के झांसे में आ जाती हैं। लेकिन तेरे जैसे चूतिया उस लड़की को अपनी निजी प्रॉपर्टी समझ लेते हैं। प्रीति ने उसे अब उसी की भाषा में समझाना शुरू कर दिया था। तमीज के दायरे में रहकर बदतमीजी कर प्रीति, और हमारे बीच में ना ही पड़े तो ज्यादा अच्छा है। हम दोनों खुद इस मैटर को सॉल्व कर लेंगे, इसलिए तो फूटिया से। शेखर ने कुर्राते हुए कहा। अब ये सिर्फ तुम्हारा मैटर नहीं रहा शेखर, अभी हम सबका मैटर है। वैशाली को परेशान करना छोड़ दो और दोबारा से उसके कोचिंग के रास्ते में आकर उसका रास्ता रोकने की कोशिश मत करना। फिर वो मैटर हम दूसरे तरीके से सॉल्व करेंगे। इस बार भुवन ने शेखर के सामने खड़ा होकर बोला। तू मुझे हूल देगा साले बिहारी?
बिना टिकट दिल्ली से भगा दूंगा तुझे। शेखर अब लड़ाई पर उतर आया था। देख, अब तुझे आखिरी बार समझा रही हूँ, या तो यहाँ से 9-2-11 हो जा, नहीं तो इस वक्त यहाँ 4 लड़कियां हैं, और अगर चारों ने अपनी अपनी चप्पल से तुझे मारना शुरू किया ना, तो फिर पब्लिक तुझे कैसे जूते से मारेगी वो तो तुझे भी पता होगा। उसके बाद तुझ पर लड़की से छेड़खानी का केस अलग से बनेगा, और ऐसे लड़कियों का रास्ता रोककर उनसे छेड़खानी करने वाले आदमी को शायद सरकार भर्ती करना पसंद ना करे। तो क्यों तू अपना आखिरी चांस बिना एग्जाम दिए गंवाना चाह रहा है? प्रीति ने इस बार उसे जिन लफ्जों में समझाया था, उसके बाद शेखर उसे बस देखता रह गया था। समझ गया, याद रखूंगा तुम सबको, छोड़ूंगा नहीं। शेखर ने उनकी तरफ अपनी एक उंगली लहराते हुए कहा। सुन, अगली बार तुझसे इतनी बात नहीं करेंगे, सीधा चप्पल बरसाना स्टार्ट कर देंगे, इसलिए अगली बार सोच समझकर ऐसी हरकत करियो। वैसे जब दारू का नशा उतर जाए ना, तो खुद ठंडे दिमाग से सोचना कि ऐसी सड़क छाप हरकत तुझे क्या शोभा देती है। प्रीति ने उसकी सिर्फ बातों से ही उतार कर रख दी थी। शेखर ने उन सभी को खा जाने वाली नजरों से देखा और फिर मुड़कर तेज कदमों से ऐसे चला मानो पल भर में ही वो इन सबकी नजरों से ओझल हो जाना चाहता हो। मुझे डर लग रहा है यार, ये परदेश में मैंने किस पंगे में खुद को फंसा लिया यार। वैशाली चिंतित स्वर में बोली। चिंता मत कर यार, तू यहाँ अकेली नहीं है। आज की डोज मिलने के बाद ना वो दोबारा तेरे सामने आने की हिम्मत नहीं करेगा। ये साला लूजर है और कुछ नहीं। ऐसे लोग सिर्फ अपनी बर्बादी की दास्तान ही लिखते हैं। प्रीति ने वैशाली का हौसला बढ़ाया। वैशाली ने प्रीति की बात को सुनकर सहमति में अपना सर हिलाया। चलो अब घर वापस चलो, कोचिंग के लिए तो अब लेट हो गई है, भुवन ने वैशाली को बोला। भुवन की बात सुनकर अब सभी वापस अपने कमरे की ओर लौटने लगे। फिर क्या सोचा है बिटिया तुमने? अपने पापा की बात मानने में ही तुम्हारी भलाई है। गुंजा की मां गुंजा के कमरे में प्रवेश करते हुए बोली। मेरे सोचने से क्या होगा माँ, होना तो वही है ना जो बापू चाहेंगे। गुंजा ने नाराज स्वर में बोला। फिर उस रिश्ते को आगे बढ़ाएं हम लोग, अब कोई तमाशा तो नहीं खड़ा करोगी? गुंजा की मां ने संशय भरी नजरों से उसे देखते हुए पूछा। हम क्या हंगामा करेंगे माँ, बस पूरी उम्र इसी बात का अफसोस रहेगा। काश पैदा होते ही हमारा गला घोट दिया होता तुमने, तो आज अपनी बेटी के अरमानों का कत्ल तो नहीं करना पड़ता तुम्हें। गुंजा के दिल की बात लाख रोकने के बाद भी उसके मुंह पर आ ही गई थी। कहाँ नाप शनाप बोले जा रही हो? इतने लाड प्यार से तुम्हें पाले हैं, तुम्हारी हर खुशी और तुम्हारी हर जिद को पूरा किया है, और आज हमारी कोक को ही अपमानित कर रही हो तुम। गुंजा की माँ उसकी बात सुनते ही भड़क गई थी। हमारी बेकार की जिद तो भले ही हमारी खुशी के लिए तुम लोगों ने पूरी कर दी हो, लेकिन आज जो जिद हमारी जिंदगी बना सकती है, उस जिद को अपनी जिद के लिए आप लोग कुर्बान कर रहे हो। शादी ही तो है, वो तो हम 3 साल के बाद भी कर सकते हैं, और तुम लोग जहां चाहोगे वहां कर लेंगे, लेकिन जीवन भर का अफसोस तो हमारी जिंदगी में मत भरिए। हम अपनी जिंदगी से क्या 3 साल भी तुमसे नहीं मांग सकते हैं? उसके बाद हमारी इस नामुराद जिंदगी के साथ जो करना हो वो कर लेना। गुंजा की आंखें अब आंसुओं से लबालब हो चुकी थी। सिर्फ 3 साल, उससे ज्यादा तो नहीं। तभी दरवाजे से प्रधान जी की आवाज उनके कानों में पड़ी। गुंजा ने चौंक कर दरवाजे की तरफ देखा। हाँ, सिर्फ 3 साल। अगर 3 साल में अपना सपना पूरा नहीं कर पाए तो हम वापस लौट आएंगे। गुंजा ने दृढ़ स्वर में कहा। ठीक है, जब तुम्हें जाना हो बता देना, हम इंतजाम कर देंगे। कर लो अपने सपनों को पूरा। ये बोलकर प्रधान जी वहां रुके नहीं, बल्कि तेज कदमों से वहां से रुखसत हो गए। लगता है तेरी कही हुई कड़वी बातें तेरे बापू ने सुन ली है, नहीं तो इतनी जल्दी वो अपना फैसला नहीं पलटते हैं। गुंजा की मां ने अजीब सी नजरों से गुंजा को घूरते हुए बोला और कमरे से बाहर निकल गई। अपनी मां के जाते गुंजा ने अपनी सहेली तनु को फोन मिला दिया था। सुन यार, एक खुशखबरी है। बापू ने हमें दिल्ली भेजने के लिए हाँ बोल दी है। अब घर से भागने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। गुंजा के स्वर से उसकी खुशी झलक रही थी। सच में? लेकिन ऐसा चमत्कार कैसे हो गया यार? तेरे बापू तो अपने अड़ियल स्वभाव के लिए पूरे गांव में प्रसिद्ध है। तनु के मन में ये सब कुछ जानने की उत्सुकता जाग उठी थी। तुम घर आ जाओ यार, फोन पर ये सब बता नहीं सकते हम। गुंजा ने तनु को बोला। ठीक है, मैं आती हूँ।
ये बोलकर तनु ने फोन रख दिया। तनु के फोन रखते ही गुंजा उसके इंतजार में दरवाजे पर अपनी निगाहें जमा कर बैठ गई।